स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 में हिंदी में गद्य सेक्शन में जो पहला अध्याय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक निबंध जिसका शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा निबंध है जिसमें राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन किया है और राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन इन्होंने देशभक्ति के आधार पर किया। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही अच्छी चैप्टर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें और आप जिससे कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। पाठ का परिचय, राष्ट्र का स्वरूप। तो प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। ये जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप जिसका शीर्षक है, ये इनके निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से निर्मित होता है। यानी देश के स्वरूप को निर्मित करने के लिए यही 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं, 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं, पृथ्वी, जन और संस्कृति। फिर इसके बाद प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी के पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता के भावना के उदय के लिए आवश्यक है। तो ये स्पष्ट किया गया कि पृथ्वी को माता और स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना उदय के लिए आवश्यक है। यानी अगर हम में देशभक्ति का उदय होगा तो कैसे होगा? यदि हम धरती को माँ और अपने आप को उसका पुत्र समझें, उसकी स्थिति में माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है, अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। यानी प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करने की बात लेखक ने यहाँ की है। अब चलिए शुरू करते हैं। जो इसका पहला तत्व है भूमि, शुरू करते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब लेखक ने यहाँ बहुत बड़ी बात की कि भूमि यानी धरती माता, भूमि पर बसने वाला जन माने व्यक्ति, उसमें निवास करने वाले लोग, और जन की संस्कृति, लोगों की संस्कृति माने उसका रहन सहन, आचार विचार, इन तीनों के सम्मिलन माने तीनों को मिलाकर ही हम राष्ट्र कह सकते हैं। तभी राष्ट्र, इन तीनों के योग से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है, अर्थात इन तीनों के बिना राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कह सकते। आगे देखें। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। ये जो भूमि है इसका निर्माण देवों ने किया है, अर्थात देवताओं के द्वारा। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि ये भूमि जो है वो देवताओं ने बनाई है, ब्रह्मा ने इसकी रचना की है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। और भूमि कब से है? ये अनंत काल से है। इतना समय हो गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब भूमि के भौतिक रूप यानी भूमि में जो पहाड़, नदियाँ है ना, वन, जो कुछ भी है, मैदान, जो कुछ भी है, इसके रूप के प्रति यानी इन सब चीज़ों के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति और समृद्धि के प्रति हो, कैसे इन चीज़ों का विकास हो, जो पृथ्वी में जो तत्व हैं, इन सब के प्रति सचेत होना, जागरूक होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, अब लेखक यहाँ कहते हैं भूमि के पार्थिव स्वरूप, यानी जो पार्थिव का मतलब होता है मिट्टी का, जो भूमि का जो मिट्टी का स्वरूप है, इसके प्रति जितने हम जागरूक होंगे, यानी जितना इसका ध्यान रखेंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी उतना ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आएगी, देशभक्ति की भावना आएगी। आगे देखें। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक कहते हैं ये जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में, अगर सही रूप से देखा जाए तो समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी धरती ना हो तो राष्ट्रीयता की भावना ही उदित नहीं हो सकती।
धरती होना आवश्यक है। तो समस्त राष्ट्रीयता की विचारधाराओं की ये जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। यानी कोई राष्ट्र की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता माने देशभक्ति, अगर देशभक्ति पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी तो वो निर्मूल है, कोई काम की नहीं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, माने खिलेगा। यानी जितनी अधिक राष्ट्रीयता की जड़ें गहरी होंगी, राष्ट्रीयता जितनी अधिक गहरी हमारे अंदर होगी, राष्ट्रीयता की भावना, यानी पृथ्वी के प्रति राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी कहने का अर्थ ये है कि जितना हमारे प्रति, हमारे मन में धरती के प्रति लगाव होगा, वो लगाव उतना ही बढ़ता जाएगा, खिलता जाएगा। और फिर लगाव होने के कारण, यानी धरती को यदि हम माता मानते हैं और फिर उसके प्रति हमारा इतना लगाव रहता है, तो फिर स्वाभाविक है माता की रक्षा के प्रति भी हमारे मन में भाव उदित होंगे, है ना। तो राष्ट्रीयता की भावना पल्लवित होती, खिलती है। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, इसी लेखक कहता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, कि पृथ्वी का भौतिक स्वरूप क्या है, उसकी आद्योपांत माने शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसको धर्म कहा है लेखक ने, वो भी आवश्यक धर्म, जिसको नजरअंदाज करने योग्य नहीं है। माने धरती के भौतिक स्वरूप की पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता को परखना, उपयोगिता जानना और उसकी महिमा को जानना, ये सब बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक कर्तव्य है ये। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। लेखक कहते हैं अब इस जो कर्तव्य है, जो हमारा धरती के प्रति जानकारी रखने का, उसकी पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अब लेखक कहते हैं पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, वह चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यानी चाहे वो छोटा सा एक कण ही क्यों ना हो, और चाहे बड़े के रूप में पर्वत ही क्यों ना हो, हिमालय जैसा, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी कुशल प्रश्न पूछने का मतलब है हालचाल पूछना, कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई तत्व, पृथ्वी का कोई तत्व ऐसा हो कि जिसकी हमें रक्षा करने की ज़रूरत है। अगर हमें रक्षा उस तत्व की करने की ज़रूरत है तो ज़रूरी है कि हम उसके प्रति, उसका क्या मतलब, क्या हमें हर प्रकार की जानकारी रखना आवश्यक है। मतलब जो भी हम उसके प्रति प्रश्न हो सकते हैं, यानी जो भी हम पूछ सकते हैं, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि नदियाँ, कहीं नदियों का ज़्यादा दोहन तो नहीं हो रहा, जंगल तो नहीं कट रहे, पहाड़ों को तो नहीं काटा जा रहा, है ना। यानी धरती का दोहन तो नहीं हो रहा किसी भी प्रकार से उसके तत्वों का। तो इसके प्रति कुशल प्रश्न पूछने का अर्थ यही होगा कि उसकी जानकारी रखना, कि पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, यानी संपूर्ण अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद माना जाता है। यानी धरती का संपूर्ण अध्ययन, धरती का संपूर्ण अध्ययन, पूरा अध्ययन जरूरी है, जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। यानी धरती का, किसी भी देश की धरती का, जब कोई भी देश में रहने वाले नागरिक जब उसका अध्ययन करते हैं तो उनको एक आनंद की प्राप्ति होती है, गर्व का भाव महसूस होता है कि हम इतने समृद्ध हैं भौतिक स्वरूप को लेकर धरती के, यानी हमारा देश इतना समृद्ध देश है, इतनी संपदाओं से भरा है ना। तो एक आनंद प्राप्त होता है ना। तो ये उसी आनंद को बरकरार रखने के लिए हमारा आवश्यक कर्तव्य है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। अब लेखक ने यहाँ बहुत बड़ी बात की, गांव और नगरों से, इस नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। कि गांव और नगरों में सब जगह जो केंद्र हैं, अब केंद्र कहने का मतलब ये नहीं कोई ऑफिस खोल लिया जाए, केंद्र कहने का मतलब है गांव और नगर ही अपने आप में केंद्र है। तो गांव में धरती की रक्षा, नगरों में उसके प्रति रक्षा, ये सब जरूरी है। उदाहरण के लिए, अब लेखक कहते हैं उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि अब जो मेघ है, मेघ माने बादल, जो पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, यानी बादल बरसते हैं तभी तो उपजाऊ उर्वरता बढ़ती है, पृथ्वी की उर्वरता तभी तो बढ़ती है। तो जो उर्वरता बढ़ाने वाले मेघ हैं, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर
अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। ये सब हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आना चाहिए, माने ये सब हमारे अध्ययन के लिए जरूरी है। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता, परिवर्तित माने बढ़ी हुई। अब जब बादल गिरते हैं ना, बादल गिरने का मतलब पानी जब गिरता है, बादलों से बरसता है पानी, तो जो तृण और लता यानी तिनका और जो लताएं होती हैं वर्षा के जल से तुरंत ही, मतलब वैसे हम चाहे जितना उनमें पानी डालते रहें, लेकिन वर्षा के पानी से बहुत तीव्र गति से बढ़ते, परिवर्तित होते, है ना। तो उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है, कि हमें मेघों से जो बढ़ता हुआ वनस्पति है, यानी जो वनस्पति बढ़ती है, उसका भी अध्ययन आवश्यक है ना। इन सबका सूक्ष्म परिचय भी जरूरी है, बहुत बारीकी नॉलेज। सूक्ष्म परिचय का मतलब बहुत बारीक चीज, यानी बारीक से बारीक चीज़ों का भी हमें अध्ययन होना चाहिए, पता होना चाहिए, उनके प्रति हमें जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। अब लेखक कहते हैं कि जब इस प्रकार से चारों ओर से हम पृथ्वी के बारे में जान जाएंगे, तो सीधी सी बात है, जो सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। यानी जो हमारे मन में जो अंधकार छाया हुआ है, पृथ्वी का हम स्वरूप ही नहीं पूरा जानते, तो फिर उसमें एक उजाला छा जाएगा, अर्थात हम उसको अच्छे से समझ जाएंगे। आगे देखें, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। अब लेखक यहाँ बड़ी बात करते हैं, कहते हैं कि धरती माता जो है वो अमूल्य निधियों का भंडार है, और इस भंडार से भला कौन परिचित न होना चाहेगा, क्योंकि इसी कारण से धरती को वसुंधरा कहा जाता है। अमूल्य निधियां माने, निधि माने खजाना, अमूल्य खजाने, जिसमें बहुत सारी वनस्पतियां भी खजाना हो गई, सोना चांदी हीरे मोती की खदान हो गई, कोयला हो गया, ये सारी चीजें। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। अब लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातु जो मैंने बताई, लोहा सोना चांदी तमाम चीजें, ये पृथ्वी के गर्भ में ही तो होती हैं, जमीन में ही तो छुपी होती हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस पर, लेखक आगे कहते हैं, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी धरती में जब दिन रात जो नदियां बहती हैं, उनने पहाड़ों को पीस पीस कर, अब नदी पहाड़ में थोड़ी ना बहेगी, लेकिन अर्थ यहाँ दूसरा है, यानी जो बारिश होती है, जो पहाड़ों से पानी बह बह के आता है, वो पहाड़ों की मिट्टी भी लेकर आता है अपने साथ। तो उस बहाव के द्वारा जो तमाम अगणित प्रकार की, यानी अनगिनत प्रकार की जो मिट्टियां हैं, उससे पृथ्वी की देह सज गई। यानी इस प्रकार से हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी माने भविष्य के, आर्थिक माने अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित, अभ्युदय माने उत्थान, उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब लेखक कह रहा है, यदि हमें भविष्य में उन्नति करना है आर्थिक रूप से, तो फिर इन सब की जांच पड़ताल, यानी इनका ज्ञान जरूरी है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अब जो बहुत से प्रकार के रत्न होते हैं ना, जड़ पत्थर जिनको बोलते हैं, शिल्पी जब उनको संवारते हैं, जैसे हीरा है, हीरा को तराश के या कई प्रकार के रत्न, उनको जब बढ़िया आकार में ढाला जाता है तो वो कीमती हो जाते है ना, सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग, अनगढ़ माने जिनको गढ़ा ना गया हो, तराशा ना गया हो, नग माने नग नहीं होते जो अंगूठी वगैरह पहनते, उसको नग बोलते। बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, यानी विंध्य पर्वत की जो नदियां हैं, विंध्य क्षेत्र में जितनी नदियां बहती हैं, उनके प्रवाह में वे जो रत्न हैं, वे सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। लेखक कहता है कि उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, पहलदार कटाव का मतलब, जब ये जो नग होते हैं ना, इनको पहलदार कटाव कहने का अर्थ ये है कि इनके पास जो तराशने की मशीनें होती हैं, औजार होते हैं, उनके माध्यम से जब ये लाते हैं, पहलदार कटाव पर लाते हैं, मतलब उनकी काट छांट करते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। यानी फिर भी अनमोल हो जाते हैं और सुंदर लगने लगती देश की। अब प्रत्येक घाट से नई शोभा का अर्थ समझ गए, प्रत्येक घाट से नई शोभा का अर्थ है
कि नदियों के तमाम घाटों में तमाम तमाम प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। जैसे नर्मदा नदी में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पाया जाता है ना। तो प्राकृतिक रूप से जो शिवलिंग पाए जाते हैं वे अपने आप में शोभायमान होते हैं, है ना। तो ऐसे कई रत्न हैं, ये तो खैर शिवलिंग की मैंने बात की, लेकिन कई इस प्रकार के रत्न हैं जो नदियों के प्रवाह में उनके घाटों के किनारे मिल जाते हैं। तो जब उनको तराशा जाता है तो और कीमती हो जाती है। नर्मदा नदी की अपनी एक विशेष महिमा है कि वहाँ शिवलिंग पाए जाते हैं, प्राकृतिक शिवलिंग। देश के नर नारियों के रूप मंडन यानी श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्रों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। यानी देश के नर नारियों के रूप मंडन, यानी लोग सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें प्रयोग करते हैं, अंगूठी पहनना तो कोई रत्न का हो गया, है ना, मूंगा वगैरह हो गया, मोती वगैरह हो गया, ये सब रत्न ही तो जो धरती की कोख में पाए जाते, धरती में पाए जाते। तो इन सब चीज़ों का नारियों के रूप मंडन, नारियों के और पुरुषों, यहाँ तक कि पुरुषों के भी श्रृंगार में बड़ा योगदान है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ भी सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, अंतराल माने बीच में, जो कुछ भी सामग्री भरी है, यानी धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी मटेरियल है, चाहे वो नदियां हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, सारी चीजें, और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर, बड़े बड़े गहरे सागर जो बड़े गंभीर दिखाई देते हैं, में जो जलचर और रत्नों की राशि है, जलचर माने जल में जो जीव हैं वो, और रत्नों की जो राशियां हैं, भंडार हैं, उन सब के प्रति सचेत चेतना होना और स्वागत के लिए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी देश के युवा अगर इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं है तो फिर समझो कि सोए हुए के समान है। फिर हम तब तक हम सोए हुए, हम जाग नहीं रहे अगर धरती के प्रति हम सचेत नहीं। तो विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। अब लेखक यहाँ बहुत बड़ी सलाह दे रहे, कह रहे विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर, अगर इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यानी एक नया ठाठ, नई रूपरेखा तैयार हो जाएगी अगर विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिला लिया जाए। अगर विज्ञान और परिश्रम दोनों मिल जाएंगे तो राष्ट्र का एक नया स्वरूप अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। नया ठाठ माने वैभव खड़ा हो जाएगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अधिक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। और लेखक कहते हैं ये कार्य प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ और अथक प्रयास के साथ करना चाहिए। अथक प्रयास के साथ ये चीज होनी चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में, अथक माने बिना थके, राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, माने खाली रहे। यानी जितने लोग हैं सब इस कार्य में भाग लें, कोई खाली न रहे, सभी इस कार्य में अपना अपना योगदान दें, अपना अपना सहयोग दें। जन माने लोग। अभी तो पृथ्वी की बात हो गई, अब पृथ्वी के बाद दूसरा जो चीज है वो है लोग, यानी देश में निवास करने वाले अब लोगों की बात हो रही। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी सीधी सी बात, धरती हो, कोई रहता ना हो तो फिर तो राष्ट्र कह नहीं सकते उसको, है ना। तो कल्पना ही असंभव है फिर राष्ट्र की। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी 3 अंग बताए, भूमि, जन और संस्कृति। तो दूसरा जो श्रेष्ठ तत्व है वो जन है। तो पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो फिर राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता, उसको राष्ट्र थोड़ी ना कभी कहेंगे। तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन माने जोड़ से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी लोगों के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि कहते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी तो माता है और जन जो है वो सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि माता तो भूमि है और पुत्रो अहम, मैं पुत्र, पृथिव्या, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। कुंजी माने चाबी, कि अगर लोगों के हृदय में ये सूत्र जम जाए, लोगों के हृदय में ये सूत्र जम जाए
कि पृथ्वी जो है वो माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, तो फिर इससे राष्ट्रीयता पल्लवित होती है, खिलती है, फैलती है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अगर ये भावना होगी तो राष्ट्र निर्माण के अंकुर फूटेंगे, यानी राष्ट्र निर्माण होगा। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। और लेखक कहता है यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, कि अगर ये भाव हमारे मन में आ जाए कि धरती माता है, हम उसके पुत्र हैं, जब ये सशक्त भाव मन में आता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं, यानी पूरा आकाश गूंजने लगता है इस स्वर से। फिर इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। अगर ये फिर भाव होगा माता और पुत्र का, तो फिर हम सच्चा अर्थ समझ पाएंगे, पृथ्वी के साथ अच्छे रूप में जोड़ पाएंगे, फिर उसकी सुरक्षा है ना के प्रति भी सचेत हो पाएंगे। यानी सारी चीज़ों के प्रति फिर हमारे अंदर एक अच्छा भाव उत्पन्न होगा धरती के प्रति, और फिर आगे वही राष्ट्रीयता की भावना उससे फैल पाएगी। आगे देखें, जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। अगर हमारे प्रति ये भाव, हमारे मन में ये भाव नहीं है, तो फिर ये जो जन और भूमि का संबंध है, यानी धरती माता के प्रति हमारा माता का भाव नहीं, माता पुत्र का एक संबंध नहीं, तो फिर ये जो संबंध है धरती और भूमि का, फिर ये अचेतन है, इसमें कोई मतलब नहीं इसका, माने सजीव नहीं है और जड़ है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका परिणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। यानी जब जन का हृदय, व्यक्ति का हृदय ये जान लेता है कि धरती माता हम उसके पुत्र हैं, तो उसी क्षण एक आनंद और श्रद्धा से हृदय भर जाता है, और फिर हम ये कह उठते हैं क्या, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माने मातृभूमि को प्रणाम, कि पृथ्वी माता को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। इस तरीके से ये भाव फिर हमें और दृढ़ता से आ जाता है। यानी ये भाव आ जाता है कि यानी जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, यानी लोग जब ये संबंध अपना पहचान लेते हैं कि हमारा संबंध माता और पुत्र का है, तो फिर उसी क्षण आनंद श्रद्धा से भरा हुआ उसका परिणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है कि नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। अगर ये परिणाम भाव रहा तो यही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, यानी माता के प्रति अगर इतना आदर भाव रहा तो फिर यही एक दृढ़ बंधन कहलाता है, दृढ़ बंधन बन जाता है। फिर जब वो माता हो गई तो फिर एक संबंध बन गया। आगे देखें, इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ दीवार पर, भित्ति पर राष्ट्र का भवन हम तैयार कर सकते हैं। इसी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया है, माने इसी आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। अगर ये भाव मजबूत हुआ धरती के प्रति, तो फिर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित हो जाएगा इस पर। कहने का मतलब फिर राष्ट्र बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। अगर ये मर्यादा मन में रही तो फिर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, वो सब पता चल जाता है, उनका उदय हो जाता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अब लेखक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये इस चीज़ को मान लेता है कि हमारा माता पुत्र का संबंध है, तो फिर वही पृथ्वी के वरदानों में भाग ले सकता है। माने पृथ्वी में जो संपदाएं, फिर वो उनका मालिक बन सकता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, कि माता के प्रति हमारा क्या अनुराग है और क्या सेवा भाव है, ये समझ में आ जाता है। और फिर ये हमारा स्वाभाविक कर्तव्य भी है कि हम, अगर धरती हमारी माता है तो फिर उसके प्रति हम कैसा मन में भाव रखेंगे और क्या क्या उसके प्रति हमारी सेवा होनी चाहिए, मतलब क्या हम उसकी सेवा कर सकें, उसके प्रति कैसा अनुराग रखें, प्रेम रखें, तो ये सब फिर पता चल जाता है और ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। वह एक निष्कारण धर्म है, यानी बिना किसी कारण का धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधापतन को सूचित करता है। अगर कोई पुत्र अपनी माता को स्वार्थ के लिए प्रेम करता है तो ये उसके अधापतन को सूचित करता है।
अर्थात उसका पतन हो जाता है। अथा पतन का अर्थ है नीचे चले जाता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। कि जो जन मातृभूमि के प्रति अपना संबंध जोड़ना चाहता है, जो भी व्यक्ति, उससे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान देना चाहिए कि उसका कर्तव्य क्या है देश के प्रति। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। सब माता, कोई भी माता हो, सभी अपने पुत्र को समान भाव से चाहती है। तो फिर तो सभी लोग जो हैं बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो जन्म से ही मातृभूमि से जुड़ा है, वह समान अधिकार का भागी, यानी इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोग एक समान भाव के अधिकारी हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वह समान अधिकार का भागी, यानी पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार रखता है धरती में अपना। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। अब लेखक कहते हैं कि नगर, जनपद, पुर और गांव, पुर माने मोहल्ला या लोक, है ना, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए, यानी पृथ्वी पर जनों का जो विस्तार है वो अनंत है, हर जगह लोग हैं, है ना। आगे देखें, ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सौहार्द भाव का अर्थ है कि जो आपसी मेलजोल का जो भाव है वो अखंड है, वो भी अखंड है, यानी वो कभी टूटता नहीं है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि सभ्यता और रहन सहन की वजह से एक दूसरे से लोग आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी लोग, भाषा अलग हो सकती है, रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन मातृभूमि के साथ जो माता और पुत्र का जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, मान मैदान में, सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समान भूमि है। यानी धरती में जितने मनुष्य रह रहे उस हिसाब से सभी के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी समन्वय के मार्ग, यानी आपसी मेलजोल के मार्ग पर अगर देखा जाए तो फिर सभी को समान रूप से उन्नति करने का और प्रगति करने का अधिकार है, एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कोई सोचे हम पीछे, एक व्यक्ति को पीछे ढकेल के हम आगे बढ़े हैं, तो फिर ऐसा नहीं, ये फिर नहीं हो सकता, है ना। ये सब उन्नति में, यानी कोई व्यक्ति दूसरे किसी जन को पीछे छोड़कर कोई राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है तो वो नहीं बढ़ सकता। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का वास है तो समग्र राष्ट्र, यानी संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा, यानी खराब होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक यहाँ कहते हैं कि अगर किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ नहीं सकता। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, यानी प्रत्येक हिस्से का ध्यान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए राष्ट्र में। और राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंशों में खराब हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य जरूरी है। यानी अगर किसी राष्ट्र को उन्नति करनी है तो उस राष्ट्र में निवास करने वाले हर व्यक्ति का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर एक भी व्यक्ति रोगी या दुखी है तो फिर उस राष्ट्र को सुखी या निरोगी नहीं कह सकते, स्वस्थ नहीं कह सकते। तो इस प्रकार समस्त राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि इसलिए पूरे राष्ट्र को जागरण, यानी सबका समान रूप से जागरण हो, एक दूसरे के प्रति सचेत हो, धरती के प्रति सचेत हो, और प्रगति, उन्नति भी सभी की समान रूप से हो। तो ये उदार जो भावना है, ये उदार भावना सब में संचालित होनी चाहिए, एक जैसी संचालित होनी चाहिए। आगे देखो, जन का प्रवाह अनंत है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जन का प्रवाह है, गतिशीलता है, यानी मनुष्य मरते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये प्रवाह है, लोग इस धरती में हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो जन का प्रवाह इस अर्थ में अनंत है। तो सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्रों वर्षों, हजारों वर्षों से
राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ अपना तादात्म्य माने एक मेलजोल स्थापित करके रखा है। जब तक सूर्य की रश्मियां माने किरणें नित्य प्रातः भुवन काल को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल यानी रोज सुबह भुवन माने इस धरती को अमृत से भर देती है, अर्थात अपनी अमृतमयी किरणों से भर देती हैं, प्रकाशित कर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब तक सूर्य है तब तक पृथ्वी पर जीवन है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव हुए, कई सभ्यताएं नष्ट हुई, फिर दूसरी बनी, आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी लोग जो राष्ट्र के निवासी हैं, किसी भी राष्ट्र के निवासी हों, वे अपनी उठती हुई लहरों से के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी वे कभी नष्ट नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे। जन का संततवाही जीवन यानी निरंतर जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यानी लोग हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। जैसे नदी बहती रहती है वैसी जीवन भी बहता रहता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कि कर्म और श्रम के द्वारा कर्म करना होता है और श्रम करना हो, इसके द्वारा उत्थान के अनेक घाटों को निर्माण करना होता है। अब जो तीसरा अंग है वो क्या है? वो है संस्कृति। समझिए, 2 अंग हो गए राष्ट्र के निर्माण के, पहला भूमि, दूसरा जन। अब तीसरा जो अंग है जो लेखक ने बताया वो है संस्कृति। यानी किसी राष्ट्र के लिए संस्कृति कितनी आवश्यक है, इस बारे में। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अब सभ्यता यानी संस्कृति को युगों युगों से मनुष्यों ने इसका निर्माण किया, युगों युगों से संस्कृति का निर्माण होता है, बदलती बनती बिगड़ती रहती है। तो यही मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास है। अब श्वास प्रश्वास कहने का मतलब ये, श्वास का मतलब श्वास लेना, प्रश्वास का मतलब श्वास छोड़ना। तो श्वास प्रश्वास है का अर्थ ये हुआ कि बिना संस्कृति के मनुष्य नहीं रह सकता। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र का अर्थ ये हुआ कि जैसे धड़ ना हो, गर्दन ना हो, केवल धड़ भर हो, ऐसा है। अगर राष्ट्र में संस्कृति नहीं तो फिर ऐसा है वो राष्ट्र कि उस राष्ट्र में रहने वाले लोग फिर ऐसे ही माने जाएंगे। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास यानी जो संस्कृति है वो जन का मस्तिष्क है। यानी बिना संस्कृति की, जैसे बिना मस्तिष्क के मनुष्य नहीं चल सकता, वैसे बिना संस्कृति के मनुष्य नहीं चल सकता। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी संस्कृति का विकास होगा, उन्नति होगी तो ही राष्ट्र की संस्कृति संभव है, और तभी राष्ट्र तभी वृद्धि कर सकता है, उन्नति कर सकता है। बिना संस्कृति के नहीं कर सकता। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर राष्ट्र का एक पूरा रूप चाहिए, राष्ट्र का स्वरूप चाहिए, तो उसके लिए भूमि जितनी जरूरी है जन जरूरी है, और फिर इसके साथ उतनी ही जरूरी संस्कृति है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, माने दूर कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी फिर राष्ट्र नहीं रह सकता, उसको राष्ट्र नहीं कहेंगे। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति, यानी जीवन रूपी जो बिटप है, वृक्ष है, उसका जो पुष्प है वो संस्कृति कहलाता है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यानी संस्कृति का जो सौंदर्य है और सौरभ है उसमें ही राष्ट्रीय संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ माने सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यदि संस्कृति में एक सौंदर्य है और सौरभ है तो ही फिर राष्ट्रीय जन में भी, यानी राष्ट्र में रहने वाले लोगों में भी जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है, माने मौजूद है। तभी ये यश और सौंदर्य को पा सकते हैं लोग। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी ज्ञान और कर्म जब दोनों मिल जाते हैं तो उनके जो पारस्परिक प्रकाश है उसको ही हम संस्कृति कहते हैं। संज्ञा माने नाम। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि भूमि पर बसने वाले जन ने, यानी लोगों ने, ज्ञान के क्षेत्र में जो भी सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो भी रचा है, जिसकी रचना की है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं।
यानी ज्ञान के क्षेत्र में हमने जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, कर्म से जो किया है, उन दोनों में ही राष्ट्र की संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम कैसा हमारा ज्ञान है वो ये बताता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, और जो हम कर्म करते हैं, यानी कर्म करके हम जो जिस चीज़ की रचना करते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, उससे भी पता चलता है कि संस्कृति क्या है। यानी किसी देश के ज्ञान और कर्म ही उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यानी जीवन के विकास की युक्ति, यानी जीवन के विकास का जो तरीका है, जीवन का विकास कैसे हो सकता है, वही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। प्रत्येक जाति जो है वो अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। यानी कोई भी जाति है धरती पर, वो अपनी अपनी जो उसकी विशेषताएं होती हैं, वो जाति इस युक्ति के साथ, यानी इसी तरीके से, इसी संस्कृति के हिसाब से, है ना, युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। युक्ति का मतलब तरीका, यानी जो उनका तरीका होता है, किसी भी जाति का जो रहन सहन है, वही तरीका तो उसकी संस्कृति हो, फिर उसी के हिसाब से अपनी उन्हीं तरीकों से संस्कृति को और विकसित करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता यानी आपसी मेलजोल और समन्वय यानी मेलजोल, सहिष्णुता माने सहनशीलता और समन्वय माने मेलजोल पर निर्भर है। यानी इस दृष्टि से अगर देखा जाए संस्कृति की दृष्टि से, तो प्रत्येक जन यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जो भावना होती है ना, भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। यानी एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, एक देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, तो उनका रहन सहन जो होगा, है ना, तो वो रहन सहन ही उनकी संस्कृतियां हैं, है ना। तो एक देश में कई संस्कृतियां हो सकती हैं, लेकिन उस देश की सभी संस्कृतियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय संस्कृति बनती है ना। तो उन सब संस्कृतियों का लेकिन जो मूल आधार होता है अलग अलग संस्कृतियों का भी, वो क्या होता है, पारस्परिक सहिष्णुता, पारस्परिक सहनशीलता और समन्वय यानी आपसी मेलजोल। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यानी जंगल में जिस प्रकार एक ही जंगल में लता होती है, वृक्ष होते हैं, वनस्पति, और ये अदम्य भाव से अर्थात प्रचंड भाव से पारस्परिक सम्मिलन के साथ, मेलजोल के साथ एक अविरोधी यानी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार यानी जैसे सभी चीजें, सभी प्रकार की वनस्पतियां, चाहे पेड़ कुछ भी हो, जंगल में एक साथ रहते हैं, लता, वृक्ष, वनस्पति, है ना। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन अपनी अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। लेखक यहाँ कहता है कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, जैसे जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर, कि अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिल जाते हैं, एक रूपता प्राप्त करते हैं, यानी एक रूप हो जाते, इकट्ठे हो जाते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। यानी एक राष्ट्र में लोग, अनेक प्रकार के लोग रहते, अनेक प्रकार की उनकी विधियां हैं, माने रहन सहन है, तो सभी की मिलाकर एक राष्ट्र की संस्कृति कहलाएगी वो। यानी अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करी, सभी विधियां मिलकर एक राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती यानी एक हो जाती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, कि मेलजोल वाला जो जीवन है वही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, साहित्य हो गया, कला हो गया, नृत्य हो गया, गीत हो गया, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यानी मानसिक भावों, यानी हमें कुछ कहना है, या तो हम साहित्य के माध्यम से कह सकते हैं, या कला के माध्यम से अपनी बात को कोई भी देश प्रकट करता है, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के माध्यम से प्रकट करता है। तो इन सब चीज़ों के से उस देश में रहने वाले लोगों के मानसिक भाव पता चलती है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह विविध रूपों में साकार होता है। तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, यानी आत्मा अपने आनंद भाव में रहती है, जो विश्वव्यापी आनंद भाव है
वह विविध रूपों में साकार होता है, यानी अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। कहा जाता है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। लेखक कहता है यद्यपि अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो संस्कृति के जो लक्षण वो अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। हालांकि मान लीजिए संस्कृति बाह्य रूप से देखा जाए तो संस्कृति के बाहरी लक्षण अलग दिखाई देते, यानी लोग अलग अलग रहन सहन के रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है, क्योंकि वे एक संस्कृति का परिचय देते हैं, एक संस्कृति का वे परिचय देते हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सहृदय है यानी जिसका अच्छा हृदय है ना, अच्छी भावना वाला जो व्यक्ति है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उसके आनंद भाव को पकड़ता है, वो उसके आनंद भाव को पकड़ता है। इसी प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों के लिए आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अगर ये उदार भावना रहे केवल आनंद पक्ष को स्वीकार करने की, तो फिर ये राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होगा, राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, गांव के जंगलों में, अब गांव के जंगल, गांव में जंगल पाए जाते ना, जंगलों में स्वच्छंद माने स्वतंत्र जन्म लेने वाले लोकगीतों में, अब गांव के अलग अलग लोकगीत होते हैं, उन लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार, यानी अमित का मतलब जो कभी खत्म ना हो, नष्ट ना हो, अमर भंडार भरा हुआ है। कि तारों के नीचे जो लोक कथाएं हैं, यानी इस आकाश के नीचे तमाम गांवों में लोक कथाएं प्रचलित हैं, है ना, तो उनमें एक अमित भंडार यानी अमर भंडार भरा हुआ है, संस्कृति का अमर भंडार, है ना, अमित भंडार भरा हुआ है, अमर भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में यानी प्रारंभ में, परिचय काल में माने परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है, यानी राष्ट्रीय संस्कृति का अगर हम परिचय पा रहे तो इन सब चीज़ों का स्वागत करें, समझें, आनंद पक्ष को समझें, लोकगीतों को समझें, है ना, लोक कथाओं को समझें। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यानी हमारे पूर्वजों में धर्म, चरित्र, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, यानी जो भी वे कर गए, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, यानी उन सबको हम बड़ा गौरव मानते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यानी जो हमारे पूर्वज कर गए उसको हम अपने भविष्य में देखना चाहते हैं कि हमारे आगे वाली जो पीढ़ियाँ हो वो भी उसको वैसे ही करें पूर्वजों की तरह। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है और इसी स्वाभाविक प्रकार से राष्ट्र का संवर्धन किया जा सकता है, राष्ट्र की उन्नति की जा सकती है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, यानी ऐसा राष्ट्र जहाँ पूर्व काल में जो हुआ है वो भार रूप नहीं, यानी हमारे पूर्वज जो कर गए वो भार नहीं है, भूतकाल भार नहीं है, अतीत भार नहीं है वर्तमान के लिए, और जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, यानी ऐसा राष्ट्र जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ के नहीं रखना चाहता, यानी भूतकाल अपने हिसाब से वर्तमान को नहीं चलाना चाहता, बल्कि अपने वरदान से पुष्ट करके, यानी भूतकाल अपनी निधियों से पुष्ट करके, जो भूतकाल के पास जो अच्छी चीज़ है उससे वर्तमान को पुष्ट करना चाहता है, तो उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। जहाँ भी ये चीज़ है उसका हम स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण कैसे होता है उसको बताया है बहुत सुंदर शब्दों में। तो आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक, तो वीडियो को यहीं तक, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।